आज से 2500 साल पहले, जब दुनिया युद्धों और राजनीतिक उथल पुथल में डूबी हुई थी, एक रहस्यमय संत ने केवल 81 छोटे छंदों में जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया। इस अमर कृति ने न केवल चीनी सभ्यता की आत्मा को आकार दिया, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। ताओ ते चिंग एक साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक जादुई यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। यह उस प्राचीन ज्ञान का खजाना है जो सिखाता है कि कैसे बिना संघर्ष के जीत हासिल की जाए, कैसे बिना बल प्रयोग के सबसे कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जाए, और कैसे प्रकृति की तरह सहज और शांत रहकर जीवन की सभी चुनौतियों का सामना किया जाए। इस पुस्तक में छुपे हुए सूत्र आधुनिक युग के सबसे सफल नेताओं, व्यापारियों और कलाकारों की प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के संस्थापक नेतृत्व की कला सीखते हैं, तो वे इसी प्राचीन ज्ञान की शरण में जाते हैं। जब मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तनाव और चिंता का इलाज करते हैं, तो वे इन्हीं सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी की तरह मुलायम होकर भी चट्टान को तोड़ा जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि खालीपन ही किसी चीज को उपयोगी बनाता है? ताओ ते चिंग इन रहस्यमय सत्यों को इतनी सरलता से प्रस्तुत करती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। हर पन्ना आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ता है, हर छंद आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। यदि आप जीवन की सच्ची कला सीखना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपका इंतजार कर रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है ताओ ते चिंग बुक बाय लाओजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। बेंगलुरु की तेज रफ्तार में दौड़ते हुए विजय मंगराज अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, पसीने से तरबतर शर्ट चिपकी हुई थी। देर हो गई, फिर से देर हो गई, वो मन में बुदबुदाया। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। 30 साल का ये युवक हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहता था, लेकिन संतुष्टि कहीं दूर लगती थी। विजय भाई, आज फिर लेट? उसके सहयोगी राज ने हंसते हुए कहा। विजय ने सिर्फ मुस्कुराहट दी और अपनी डेस्क पर बैठ गया। लैपटॉप खोलते ही ईमेल्स की भरमार नजर आई। क्लाइंट्स के गुस्से भरे संदेश, बॉस के तीखे कमेंट्स और प्रोजेक्ट की डेडलाइंस। ये जिंदगी कहाँ जा रही है? उसने अपने आप से पूछा। दिन भर की मारामारी के बाद शाम को वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आया। खाना बनाने की एनर्जी नहीं थी, इसलिए ऑर्डर किया। फोन पर माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा, कैसा चल रहा है सब कुछ? तू खुश तो है ना? विजय ने हमेशा की तरह झूठा जवाब दिया। हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। रात में बिस्तर पर लेटते हुए वो छत को देखता रहा। मैं इतना क्यों भाग रहा हूँ? किस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ? पैसे के पीछे? प्रमोशन के पीछे? लेकिन फिर क्या? उसके मन में सवालों का तूफान उठा। उसे याद आया कि बचपन में वो कितना खुश रहता था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। वो खुशी कहाँ गई? अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। विजय ने रात भर प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लेकिन मीटिंग में क्लाइंट ने उसकी मेहनत को सिरे से खारिज कर दिया। ये बिल्कुल गलत दिशा है, तुम लोग समझते ही नहीं हो कि हमें क्या चाहिए, क्लाइंट ने गुस्से में कहा। विजय का मन टूट गया। महीनों की मेहनत पानी में मिल गई। मीटिंग के बाद वो अपने डेस्क पर सिर पकड़कर बैठ गया। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? तभी उसके सीनियर अमित ने कंधे पर हाथ रखा। विजय, तुम बहुत जल्दबाजी में हो, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी चीजों को अपने हिसाब से होने देना भी जरूरी होता है। अमित के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। क्या मैं सच में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ? उसने सोचा। उस शाम वो ऑफिस से थोड़ी जल्दी निकला और पास के कुब्बन पार्क में टहलने गया। पार्क में एक बूढ़े माली को देखा जो बड़े ही धैर्य से पौधों को पानी दे रहा था। अंकल, आप रोज यहाँ आते हैं? विजय ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पिछले 20 साल से इन पेड़ों को देखता हूं कि कैसे ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। कभी जल्दबाजी नहीं करते, बस अपना काम करते रहते हैं। विजय को ये बात दिलचस्प लगी। लेकिन अंकल, अगर तेजी से ग्रो नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। माली ने हंसते हुए कहा, बेटा देखो उस बरगद के पेड़ को, वो सबसे धीरे बढ़ता है लेकिन सबसे मजबूत भी होता है। जल्दी बढ़ने वाले पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन बरगद खड़ा रहता है। ये बात विजय के दिल में बैठ गई। क्या मैं भी तूफान में टूटने वाले पेड़ की तरह बन रहा हूं? उस रात घर पहुंचकर विजय ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से देखेगा। मैं हमेशा आगे की सोचता रहता हूं, लेकिन आज का दिन कैसा गुजरा इसे कभी महसूस ही नहीं करता। उसने अपने फोन को बंद किया और बालकनी में बैठकर बेंगलुरु की रातों की आवाजें सुनी। अगले कुछ दिन विजय ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। ऑफिस जाते वक्त ऑटो में बैठकर वो बाहर का नजारा देखता। पहले हमेशा फोन में व्यस्त रहता था। खाना खाते वक्त वो खाने का स्वाद महसूस करता। पहले हमेशा लैपटॉप खोलकर खाना खाता था। ऑफिस में भी उसने अपना रवैया बदला। जब कोई काम गलत हो जाता तो वो गुस्सा होने के बजाय रुकता और सोचता कि इससे क्या सीख मिली। एक दिन प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिया ने कहा,
विजय, तुम कुछ अलग लग रहे हो आजकल, ज्यादा शांत और फोकस्ड। सच में? विजय ने पूछा। हाँ, पहले तुम हमेशा तनाव में रहते थे, अब लगता है जैसे तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। प्रिया की बात सुनकर विजय को अच्छा लगा। शायद मैं सही राह पर जा रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद विजय का एक पुराना दोस्त विकास बेंगलुरु आया। दोनों कैफे में मिले। यार विजय, तू बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले हमेशा भागदौड़ में रहता था, अब इतना कूल लग रहा है, विकास ने कहा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, मैंने सीखा है कि जिंदगी एक दौड़ नहीं है, यह एक नदी की तरह है जो अपने रास्ते बहती है। मतलब? विकास ने पूछा। देख यार, नदी कभी जल्दबाजी नहीं करती। जहां पहाड़ आते हैं वहां रुक जाती है, जहां रास्ता मिलता है वहां बहने लगती है। हम इंसान हमेशा पहाड़ों से टकराने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं। विकास को यह बात समझ आई। तो तूने क्या किया अपनी जॉब में? कुछ खास नहीं, बस अपना नजरिया बदला। पहले मैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, अब मैं अपना बेस्ट देता हूं और बाकी चीजों को उनके हिसाब से होने देता हूं। इसी बीच ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सभी लोग तनाव में थे क्योंकि टाइमलाइन बहुत टाइट थी। विजय के टीम लीडर ने उसे प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया। विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्लाइंट बहुत डिमांडिंग है, सैंडल हो जाए तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। पुराना विजय होता तो तुरंत तनाव में आ जाता, लेकिन अब उसने शांति से कहा, सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा, टीम के साथ मिलकर काम करूंगा, जो होना है अच्छा ही होगा। टीम लीडर को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विजय ने प्रोजेक्ट में अपना तरीका अपनाया। वो टीम के सभी मेंबर से बात किया, उनकी परेशानियां सुनी, किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि सबको प्रेरणा दी कि वे अपना बेस्ट दें। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी टीम वर्क दिखाने का मौका है। अगर हम साथ मिलकर करें तो मुश्किल भी आसान हो जाएगी। टीम के सभी लोग उसके इस पॉजिटिव एटीट्यूड से प्रभावित हुए। काम की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। जब भी कोई समस्या आती, विजय घबराने के बजाय शांति से हल ढूंढता। हर समस्या में एक छुपा हुआ मौका है, वो अक्सर कहता। प्रोजेक्ट के आखिरी दिन जब सब कुछ तैयार था, क्लाइंट ने अचानक कुछ बड़े चेंजेस मांगे। टीम के सभी लोग परेशान हो गए। अब क्या करें? इतनी मेहनत बर्बाद हो गई, एक साथी ने कहा। लेकिन विजय शांत था। दोस्तों, ये भी एक मौका है, शायद ये चेंज बेहतर रिजल्ट दे। उसने पूरी टीम को प्रेरणा दी और रात भर काम करके चेंजेस कर दिए। अगली सुबह जब प्रेजेंटेशन हुई तो क्लाइंट बहुत खुश हुआ। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते थे, तुम लोगों ने कमाल का काम किया है। विजय की टीम की मेहनत रंग लाई थी। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद विजय को प्रमोशन मिला, लेकिन इस बार उसकी खुशी अलग थी। वो सिर्फ प्रमोशन के लिए खुश नहीं था, बल्कि इस बात के लिए खुश था कि उसने अपने अंदर की शांति नहीं खोई थी। पहले मैं प्रमोशन पाने के लिए अपनी शांति खो देता था, अब मैंने शांति बनाए रखकर प्रमोशन पाया है। शाम को घर जाते वक्त उसने फिर से उस कुब्बन पार्क का रुख किया। वो बूढ़ा माली अभी भी पेड़ों की देखभाल कर रहा था। अंकल, आपकी वो बात बहुत काम आई, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ना। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जिंदगी का राज है। जब तुम प्रकृति के साथ चलते हो तो वो तुम्हारा साथ देती है। विजय ने गहरी सांस ली। अंकल, एक बात और पूछूं? कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? बेटा, जब तुम्हारे अंदर शांति हो, खुशी हो और तुम दूसरों की मदद कर सको तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम हमेशा परेशान रहते हो तो कुछ तो गलत है। घर पहुंचकर विजय ने मां को फोन किया। मां, मैं सच में खुश हूं। पहली बार लग रहा है कि मैं जिंदगी जी रहा हूं, सिर्फ दिन काट नहीं रहा। मां की आवाज में खुशी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे लगता था कि तू कुछ परेशान रहता है। मां, मैंने सीखा है कि खुशी कहीं बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही है। जब हम भागना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो वो खुशी मिल जाती है। मां ने कहा, तेरे पापा भी यही कहते थे, सादगी में ही सच्ची खुशी है। अगले कुछ महीने विजय के जीवन में स्थिरता आई। वो जल्दबाजी करना बंद कर दिया था, हर काम को धैर्य और शांति से करता था। ऑफिस में उसकी इमेज एक शांत और भरोसेमंद व्यक्ति की बनी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन उसका जूनियर राहुल परेशान होकर आया। सर, मुझसे एक गलती हुई है, प्रोजेक्ट में बड़ी समस्या हो गई है, बॉस बहुत गुस्सा होगा। पुराना विजय होता तो वो भी परेशान हो जाता, लेकिन अब उसने शांति से कहा, राहुल, गलती तो होती रहती है, असली बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। चल मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। दोनों मिलकर समस्या का हल निकाला। राहुल को बड़ी राहत मिली। सर, आप इतने कूल कैसे रह लेते हैं? मैं तो बहुत घबरा जाता हूं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मैंने सीखा है कि परेशानी से ज्यादा परेशान होना समस्या को बढ़ाता है। जब मन शांत होता है तो समाधान अपने आप दिख जाता है। कैसे सर? क्या करते हैं आप? राहुल ने पूछा। बस रोज थोड़ी देर शांति में बैठता हूं, अपनी सांसों को महसूस करता हूं, सोचता हूं कि आज क्या अच्छा हुआ, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता हूं और सबसे अहम बात, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता।
इस बातचीत के बाद राहुल ने भी अपनी जिंदगी में ये छोटे बदलाव करने शुरू किए। धीरे धीरे ऑफिस में एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा। विजय का ये बदलाव दूसरों को भी प्रभावित कर रहा था। 1 साल बाद कंपनी में विजय को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर वो बोला, दोस्तों, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का है। मैंने सीखा है कि सफलता का मतलब सिर्फ टारगेट पूरा करना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने अंदर की शांति बनाए रखते हुए अपना बेस्ट देना। जब हम प्रकृति की तरह धैर्य रखते हैं, जब हम नदी की तरह बाधाओं का सामना करते हैं, जब हम पेड़ की तरह धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ते हैं, तो जिंदगी अपने आप हमारा साथ देने लगती है। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। उस रात घर जाते वक्त विजय ने सोचा, 2 साल पहले मैं कितना परेशान रहता था, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। अब मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो काफी है। यही तो असली खुशी है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने बालकनी में बैठकर बेंगलुरु की रातों को निहारा। शहर की रोशनी, दूर से आती गाड़ियों की आवाज और ठंडी हवा का एहसास, ये सब कितना खूबसूरत है। पहले मैं इसे कभी महसूस ही नहीं करता था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मतलब भागना नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करना है। जब हम अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर दिखने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये जिंदगी का प्राकृतिक तरीका है। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त विजय ने देखा कि रास्ते में एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है। बच्चे की मासूम हंसी सुनकर उसका दिल खुश हो गया। यही तो है असली खुशी। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के वो मुस्कुराता हुआ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, जानते हुए कि अब वो सिर्फ मंजिल के लिए नहीं बल्कि पूरे सफर के लिए जी रहा है। अब जानते हैं बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब हम ताओ ते चिंग की इस अनमोल यात्रा को समाप्त करते हैं तो हमारे सामने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां उजागर हो जाती हैं। लाओ त्से का ये कालजयी ग्रंथ केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कोमलता में निहित है, सच्चा ज्ञान मौनता में छुपा है और सच्चा नेतृत्व सेवा भावना में फलता है। ताओ का मार्ग हमें यह समझाता है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जैसे पानी सबसे कोमल होकर भी सबसे कठोर चट्टानों को तराश देता है, वैसे ही हमारी विनम्रता और धैर्य सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें बताता है कि संघर्ष करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रवाह के साथ चलना जीवन की कला है। इस आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति अधिक पाने की दौड़ में लगा है, ताओ ते चिंग हमें सिखाती है कि कम में संतुष्टि ही सच्ची समृद्धि है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। लाओ त्से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञान ये जानना है कि हम कितना कम जानते हैं। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाते हैं तो हमारे सामने ज्ञान के नए द्वार खुल जाते हैं। यह विनम्रता हमें दूसरों से सीखने का अवसर देती है और हमारे व्यक्तित्व को निरंतर विकसित करती रहती है। ताओ का सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। यिन और यांग की तरह जीवन में सुख और दुख, उजाला और अंधेरा, सफलता और असफलता सभी आवश्यक हैं। जब हम इस संतुलन को समझकर स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन के हर पल को पूर्णता से जी सकते हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब हम अपने अंदर की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह आंतरिक शांति हमें हर स्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। ताओ ते चिंग हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा में है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वो वास्तव में एक महान नेता बनता है। ये सेवा भावना हमारे अहंकार को मिटाती है और हमें मानवता के साथ जोड़ती है। जब हम दूसरों की भलाई में अपनी खुशी देखते हैं तो हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। इस कालजयी ग्रंथ का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि समय की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। जैसे मौसम अपने समय पर बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर चीज का एक उचित समय होता है। धैर्य रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना जीवन की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। लाओ त्से हमें यह भी सिखाते हैं कि सादगी में ही सच्ची सुंदरता है। जब हम जीवन को जटिल बनाना छोड़कर सरल बना देते हैं तो हमें जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव होता है। ये सादगी हमें भौतिकवाद के जाल से मुक्त करके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। ताओ का मार्ग हमें यह समझाता है कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब हम अपने दिल में सभी के लिए प्रेम भर लेते हैं तो हम दुनिया को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि कार्य में परिवर्तित होकर समाज कल्याण का कारण बनता है। इस ग्रंथ की एक और अनमोल शिक्षा यह है कि मौनता में भी गहरी शक्ति होती है। कभी कभी बोलने से अधिक चुप रहना प्रभावी होता है। ये मौनता हमें सुनने की कला सिखाती है और जब हम सुनना सीख जाते हैं तो हम दूसरों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। ताओ ते चिंग हमें यह महत्वपूर्ण सबक भी देती है कि असफलता भी एक शिक्षक है। जब हम असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।
ये दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। इस अद्भुत ग्रंथ का संदेश ये भी है कि हमें अपनी मूल प्रकृति को पहचानना चाहिए। जब हम कृत्रिमता को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ये प्रामाणिकता हमारे व्यक्तित्व में एक विशेष चमक लाती है। लाओ त्से हमें ये भी सिखाते हैं कि दया और क्षमा में अद्भुत शक्ति होती है। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं तो हम अपने आप को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं। यह क्षमा हमारे दिल को हल्का बनाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ताओ का मार्ग हमें यह समझाता है कि हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। जब हम दूसरों में इस दिव्यता को देखना सीख जाते हैं तो हमारा व्यवहार स्वयं ही बदल जाता है। यह दृष्टिकोण हमारे रिश्तों में गहराई लाता है और समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। इस ग्रंथ की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। जब हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही संतुलित हो जाता है। ये सामंजस्य हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि आंतरिक शक्ति बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करते हैं तो हमें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये आत्मनिर्भरता हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इस अनमोल ग्रंथ का संदेश ये भी है कि जीवन में निरंतरता का महत्व है। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हमारे प्रयास भी निरंतर होने चाहिए। ये निरंतरता छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। लाओ त्से हमें ये महत्वपूर्ण बात भी सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ी कुशलता है। जब हम भूतकाल की चिंता और भविष्य की घबराहट से मुक्त होकर वर्तमान में पूर्णता से जीते हैं तो हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। ये वर्तमान क्षण ही हमारी सच्ची संपत्ति है। ताओ का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि अहिंसा केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म सभी स्तरों पर अपनानी चाहिए। जब हम अपने विचारों, बोलचाल और कार्यों में अहिंसा को अपनाते हैं तो हमारे चारों ओर शांति का वातावरण निर्मित होता है। इस ग्रंथ की एक और गहरी शिक्षा यह है कि समर्पण में भी शक्ति होती है। कभी कभी परिस्थितियों के आगे समर्पण करना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। यह समर्पण हमें नई संभावनाओं के लिए खुला रखता है और जीवन में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो हम वास्तव में धनवान हो जाते हैं। यह संतुष्टि हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की क्षमता देती है। इस अद्भुत ग्रंथ का संदेश यह भी है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता अत्यंत पवित्र है। जब हम जीवन के हर अनुभव को अपना गुरु मानकर उससे सीखते हैं तो हम निरंतर बढ़ते रहते हैं। यह सीखने की वृत्ति हमें जीवन भर युवा और उत्साहित रखती है। लाओ त्से हमें यह महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता देखना ही वास्तविक दर्शन है। जब हम सभी मतभेदों के बावजूद भी मानवता की एकता को देख सकते हैं तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। ताओ का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि आशा और निराशा दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। जब हम इन दोनों से ऊपर उठकर स्थिर चित्त हो जाते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना संयम के साथ कर सकते हैं। ये स्थिरता ही योग की वास्तविक अवस्था है। इस ग्रंथ की एक और अनमोल शिक्षा ये है कि कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है। जब हम जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा दिल प्रेम से भर जाता है। यह कृतज्ञता हमारी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदल देती है। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण है लेकिन परिणाम में आसक्ति हानिकारक है। जब हम पूरी लगन से कार्य करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम तनाव मुक्त रहकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस अनमोल ग्रंथ का संदेश ये भी है कि आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति को अपना मार्ग खुद तय करना होता है। दूसरों का अंधानुकरण करने के बजाय अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर चलना ही सबसे उचित है। लाओ त्से हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संयम का बहुत महत्व है। खाने, सोने, बोलने और सभी गतिविधियों में संयम बरतना हमारे स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक है। ये संयम हमारी ऊर्जा को संरक्षित रखता है और हमें दीर्घायु बनाता है। ताओ का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि प्रेम करना और प्रेम पाना दोनों ही कलाएं हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाते हैं तो हम वास्तविक प्रेम का अनुभव करते हैं। यह निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन को दिव्यता से भर देता है। इस ग्रंथ की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि मृत्यु जीवन का विपरीत नहीं बल्कि उसका पूरक है। जब हम मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन को और भी अधिक गहराई से जी सकते हैं। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्म कोई जटिल विषय नहीं है। ये रोज की साधारण गतिविधियों में छुपा हुआ है। जब हम रोजमर्रा के काम को पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं तो वो भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है।
इस अद्भुत ग्रंथ का संदेश ये भी है कि शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं मिलती। जीवन के अनुभव, प्रकृति का अवलोकन और आंतरिक मनन सभी हमारे शिक्षक हैं। जब हम हर क्षण से सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं रह जाती। लाओ त्से हमें ये महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक मुक्ति से आती है। जब हम अपने डर, लालच और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। ताओ का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी निर्भर करना छोड़ देते हैं तो हमें स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। ये आंतरिक आनंद किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ देता है। इस ग्रंथ की एक और गहरी शिक्षा ये है कि समस्याओं का समाधान अक्सर सरल होता है। जब हम चीजों को जटिल बनाना छोड़कर सरल दृष्टिकोण अपनाते हैं तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। ये सरलता हमारे जीवन में स्पष्टता लाती है। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। जब हम अपनी कमियों पर ध्यान देना छोड़कर अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ये आत्मस्वीकृति हमारे व्यक्तित्व विकास की नींव है। इस अनमोल ग्रंथ का संदेश ये भी है कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम जल्दबाजी छोड़कर धैर्य रखते हैं तो हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह धैर्य हमें तनाव से बचाता है और शांति प्रदान करता है। लाओ त्से से हमें ये महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम इस यात्रा के हर पड़ाव का आनंद लेते हैं तो हमारा जीवन रंगीन हो जाता है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन के हर क्षण को संजोने की प्रेरणा देता है। ताओ का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि दान देना और लेना दोनों ही कलाएं हैं। जब हम खुले दिल से देते हैं और विनम्रता से लेते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहता है। ये आदान प्रदान हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस ग्रंथ की एक और अनमोल शिक्षा ये है कि सच्ची सुंदरता भीतरी होती है। जब हम अपनी आत्मा को सुंदर विचारों से भर देते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व भी चमक उठता है। ये आंतरिक सुंदरता समय के साथ और भी निखरती जाती है। अंत में ताओ ते चिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जीवन जीने योग्य है। इसकी हर कड़वी मिठास, हर उतार चढ़ाव, हर खुशी गम, सब कुछ अनमोल है। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो हम कृतज्ञता के साथ हर सांस लेते हैं और हर पल को उत्सव की तरह मनाते हैं। ये कालजयी ग्रंथ हमें सिखाती है कि ताओ केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। जब हम इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं तो हमारा अस्तित्व एक कविता बन जाता है, हमारा जीवन एक नृत्य बन जाता है और हमारी आत्मा एक गीत बन जाती है। ताओ ते चिंग की ये अमर शिक्षा हमारे साथ सदैव रहे। इसके सिद्धांत हमारे मार्गदर्शक बने, इसकी बुद्धि हमारा प्रकाश बने और इसका प्रेम हमारी शक्ति बने। जब हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपना कल्याण करते हैं बल्कि पूरे संसार के कल्याण में योगदान देते हैं। यही है ताओ ते चिंग की सबसे बड़ी देन कि ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही महान ऊर्जा के अंश हैं। जब हम इस एकता को अनुभव करते हैं तो हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है और हम स्वयं ताओ के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।